हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर डिस्कस किया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ और कंटेनर की वॉल्स के साथ लगातार कोलाइड करते हैं और उन कोलिजन्स का नेचर इलास्टिक है, जिस वजह से टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस सैंपल तो कंजर्व रहेगा बट मॉलिक्यूल्स की स्पीड लगातार चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एक मॉलिक्यूल की स्पीड का वेरिएशन स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के स्पीड के वेरिएशन को स्टडी करना बहुत मुश्किल टास्क है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड के अंदर जो मैक्सवेल का कंसेप्ट था वो बेस्ड था ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली ऐसा पॉसिबल है कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं किसके अंदर, डिफरेंट स्पीड्स के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड का जो कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और दूसरा, हम बेसिकली मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं डिफरेंट स्पीड्स के अंदर रेदर देन स्टडिंग द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर मूविंग इन दी स्पीड रेंज फ्रॉम u to u plus du दैट विल आल्सो कांस्टेंट। और अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी या स्पीड का एवरेज निकालें तो वो भी कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब इस पॉइंट का जो मेन कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि अगर एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की कांस्टेंट है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, इट मींस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विल बी कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सवेल का जो बेसिक फार्मूला था वो ये था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर मूविंग इन द स्पीड रेंज u to du दैट इज गिवन बाय 4 पाई molecular mass of gas upon 2 pi RT raised to power 3/2 into exponential raised to power minus m, that is molar mass of gas, into u square, that is the speed of gaseous molecule, it divided by 2 RT into u square into du। अब यहाँ पे जो d and u है that represent the number of molecules that are moving in the speed range u to du, n है total number of molecule। तो ये आपको बताएगा fraction of the molecule that are moving in the speed range u to u plus du। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इस du वाले फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड मूव करवा दें तो आपके पास जो ये एक्सप्रेशन बनेगा 1/n into dnu upon du that will give you the probability of finding the molecule in the speed range u to du। अब आप देखोगे जो प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल की u से लेके u plus du स्पीड के बीच में मिलने की, वो दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला है एक्सपोनेंशियल फैक्टर और दूसरा है u स्क्वायर। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी को प्लॉट करें y एक्सिस पे और मॉलिक्यूल्स की स्पीड को प्लॉट करें x एक्सिस पे, लेट मॉलिक्यूल की स्पीड का वेरिएशन 0 से इन्फिनिटी तक है, तब आप देखोगे कि जैसे जैसे u में इंक्रीज आएगा तो फर्स्ट u स्क्वायर वाला फैक्टर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो इस फैक्टर की वजह से जो ओरिजिन के नजदीक है वहां पे ग्राफ की जो शेप होगी दैट विल बी पैराबोलिक नियर दी ओरिजिन। और जैसे जैसे u में इंक्रीज आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, वैसे वैसे कर्व अपनी हाइट अटेन कर रहा है। उसके बाद एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद क्या होगा, हाई स्पीड के जोन में इस तरफ एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। और एक्सपोनेंशियल फैक्टर के डोमिनेट करने के बाद मैक्सिमम जो हाइट कर्व ने अटेन की थी उसके बाद कर्व की हाइट में लगातार डिक्रीज आ रहा है। तो आप देखोगे कि ओरिजिन के नजदीक कर्व पैराबोलिक था, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही थी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाके प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गया और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फैक्टर ने डोमिनेट किया और लगातार प्रोबेबिलिटी में डिक्रीज आ रहा है। ये बेसिक इस फार्मूले से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दी मॉलिक्यूल्स को प्लॉट करेंगे वर्सेस दी स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। अब अगर इस प्लॉट को देखें तो अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीड u पे देखें, लेट ये आपको रेड वाला जो डॉटेड लाइन नजर आ रहा है, तो अगर हम इसे पर्टिकुलर स्पीड पे देखें तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल विद स्पीड u। अगर आप स्पीड की रेंज सेलेक्ट कर लेते हो, यहां से तो आपको पता चला था u स्पीड पे कितने मॉलिक्यूल मिलने के चांसेस हैं। अगर आप स्पीड रेंज कैलकुलेट कर लेते हो, लेट u से लेके u प्लस du या u1 से लेके u2 तक, तब आपको जो ये शेडेड पोर्शन है वो ये आपको बताएगा कि u से लेके u प्लस du के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। जबकि आपको ब्लू शेडेड एरिया जो कि 0 से इन्फिनिटी स्पीड को कवर कर रहा है वो बताएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that are moving in the speed range 0 to infinity। तो entire area under the curve will give you the total number of molecule in the speed range 0 to infinity। area under this black shaded portion that will give you the probability of finding the molecule in the speed range u to u plus du। और जो आपको red dotted portion नजर आ रहा है that will give you the probability of finding the molecule at a particular speed u। अब आप एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ से नोट करोगे तो वो ये है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है प्रोबेबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है। तो जो लो स्पीड का जोन है और जो हाई स्पीड का जोन है वहां पे मॉलिक्यूल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। जैसे जैसे स्पीड में इंक्रीज आया प्रोबेबिलिटी ने एक मैक्सिमम पॉइंट को अटेन किया। तो जो ये मैक्सिमम पॉइंट है उस पर्टिकुलर स्पीड को हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज दैट स्पीड जिस स्पीड के साथ मोस्ट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो मैक्सिमम हैं, जो पर्टिकुलर इस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, दैट इज अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं स्पीड पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैसेस सैंपल, दैट इज अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब आपने देखा कि लो स्पीड वाले जोन में भी मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं और हाई स्पीड के जोन में भी मॉलिक्यूल बहुत कम है। ज्यादातर जो मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के नियर अबाउट वाले जोन के अंदर मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ से हम देख सकते हैं। अब इसके बाद स्पीड्स को डिफाइन करने के अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि मैंने एक डिफाइन कर दिया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट इज द स्पीड पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैसेस सैंपल। इसके अलावा गैसेस मॉलिक्यूल की होगी एक एवरेज स्पीड और एक होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप के स्पीड्स जो गैसेस मॉलिक्यूल के पास होंगे। हमने बात की थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, दैट इज द स्पीड पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैसेस सैंपल। अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब जब वो वैल्यू स्पीड की जिसके लिए हम प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, दैट इज 1/n × dnu/du, तो अगर हम इस फैक्टर को मैक्सिमाइज करेंगे तो इस फैक्टर का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू स्पीड दैट इज इक्वल टू 0। तो हम इस पूरे फैक्टर को, प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर है जो मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पीड और इक्वल टू पुट कर देंगे 0 के। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा √2RT/m। तो जो स्पीड प्रोसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैसेस सैंपल है उसको कैलकुलेट करने का मेथड है √2RT/m, और वो आपको इस पीक से स्पीड मिलेगी, स्पीड प्रोसेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैसेस सैंपल। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन की जो स्पीड है दैट इज अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द एवरेज स्पीड। हमने क्या करना है कि लेट v1 स्पीड वाले मॉलिक्यूल गैसेस सैंपल के अंदर n1 है, v2 वाले n2 हैं और v3 वाले n3 हैं। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द स्पीड ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स और उन सभी का सम करने के बाद हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। तो ये अपने पास आएगी एवरेज स्पीड ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल। जब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन तो उसकी वैल्यू आएगी √8RT/m। तो अगर आप ग्राफ के ऊपर देखोगे तो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू होगी दैट इज हायर देन द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बट एवरेज स्पीड जो होगी मॉलिक्यूल्स के पास, उनका जो फ्रैक्शन होगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से कम होगा। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू है जो वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज़्यादा है, बट कितने मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज स्पीड है उनका नंबर
जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले मॉलिक्यूल के नंबर से कम है। तीसरा जो स्पीड है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसके अंदर ये माना गया है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड पता करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो v1 स्पीड से मूव कर रहे हैं उनको पुट करेंगे इस फॉर्म के अंदर, दैट इज n1 into v1 का स्क्वायर। इसी तरह से n2 मॉलिक्यूल जो v2 स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं उनको पुट करेंगे n2 into v2 इन स्क्वायर की फॉर्म में। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की स्पीड को फाइंड आउट करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। सबका समेशन करने के बाद हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे और पूरे एक्सप्रेशन का अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो ये बेसिकली कंसेप्ट मान रहा है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो मॉलिक्यूल के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से ये स्पीड कैलकुलेट करेंगे वो आएगा √3 RT/m। अब अगर हम इन तीनों स्पीड्स की रेशियो देखें तो तीनों स्पीड्स की रेशियो निकालते टाइम जो आपका अगर टेम्परेचर सेम है तो R into T और R into T/m फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा √2, √8/pi और √3। अब √2 की वैल्यू 1.414 है, वो इन सब में से स्मॉल नंबर होगा और उस नंबर से डिवाइड करके हम इन्हें सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब जो वैल्यू आएगी आपके पास इनकी रेशियो निकालते वक्त वो आएगी 1:1.128:1.224। तो क्लियरली आप देखोगे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आएगी एवरेज स्पीड, सबसे कम वैल्यू है किसकी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। तो अगर पीक वाले पोर्शन में यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है तो उसके आगे जो हायर वैल्यू है इससे वहाँ पे होगा एवरेज स्पीड और उससे आगे होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो प्रोसेस कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उससे कम फ्रैक्शन वाले प्रोसेस करेंगे स्पीड इक्वल टू दी एवरेज स्पीड और उससे भी कम नंबर मॉलिक्यूल का प्रोसेस करेगा स्पीड इक्वल टू दी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आपने ये देखा कि तीन टाइप के हम स्पीड को यूज करते हैं गैसेस सैंपल के अंदर अलग अलग कंसेप्ट के अंदर। एक है स्पीड प्रोसेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक है स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ दी ऑल गैसेस मॉलिक्यूल और एक है एक ऐसा कंसेप्ट जिसके अंदर ये माना गया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो तीन अलग अलग अप्रोच हैं गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड को स्टडी करने का। और अगर हम प्लॉट पे देखें तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से हायर वैल्यू होगी एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड से हायर वैल्यू होगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल इन दी स्पीड्स वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो ये हमने डिस्कस किया स्पीड्स के बारे में। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड्स। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स। सबसे पहले अगर आप टेम्परेचर T1 पे देखोगे तो आपको जो रेड कर्व नज़र आ रहा है वो T1 टेम्परेचर के लिए है। तो T1 टेम्परेचर पे जो लो स्पीड वाला जोन है इसमें और जो बहुत हाई स्पीड वाला जोन है इसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत कम है। अब जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस जोन के अंदर मिलेंगे, कौन से जोन के अंदर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के जोन के अंदर। ये हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। अब जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद पर्टिकुलर स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद पर्टिकुलर स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हालांकि मॉलिक्यूल्स की स्पीड लगातार कोलिजन्स के कारण क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट अगर आप स्पीड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे तो पर्टिकुलर स्पीड पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक और बात, अगर आप किसी भी टेम्परेचर पे कर्व के अंदर एरिया देखोगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बी कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि हमने लास्ट डिस्कस किया था टोटल एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर मूविंग इन द स्पीड रेंज 0 to इनफाइनाइट। अब टेम्परेचर चेंज होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं चेंज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग इन द स्पीड 0 to इनफाइनाइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बी कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि टोटल एरिया हमें
0 से लेके इनफाइनाइट स्पीड के बीच मॉलिक्यूल्स का नंबर बताता है। अब उसके बाद अगर आप हाई टेम्परेचर T2 पे देखोगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाइडर हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो कर्व है पूरी की पूरी फ्लैट हो रही है और राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है। अब इसके राइट हैंड साइड शिफ्ट होने से और फ्लैट होने से क्या चेंज आए, पहले तो अगर आप देखोगे अब तो लो स्पीड वाला जो जोन था ये वाला रह गया, रेड वाला पोर्शन। तो लो स्पीड के जोन में मॉलिक्यूल्स का नंबर जो था वो कम हो गया, फ्रैक्शन कम हो गया, जबकि हाई स्पीड में मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस पार्ट में अगर आप रेड जोन में देखोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद लो स्पीड डिक्रीज हो गए बट विद वेरी हाई स्पीड इंक्रीज हो गई। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पहले ये था रेड वाला, अब ये ब्लैक वाला आपको जो नजर आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के वाइडर होने से, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट डिस्ट्रीब्यूशन के वाइडर होने से जो ये वाला जोन है इसका एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ने से क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि कर्व नियर दी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, ब्रॉडर होगी, और ब्रॉडर होने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के नियर अबाउट स्पीड वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मींस पहले जो लोअर स्पीड के मॉलिक्यूल थे अब वो कौन से जोन में शिफ्ट हो गए, ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले जोन में शिफ्ट हो गए, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले कुछ मॉलिक्यूल किस में शिफ्ट हो गए, हायर स्पीड के जोन में शिफ्ट हो गए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कर्व फ्लैट हो रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज हो रही है, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज हो रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के जोन के अंदर जो कर्व है वो क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, जिससे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के नियर अबाउट स्पीड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब और एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हमने देखना है वो ये फैक्टर है कि अगर टेम्परेचर सेम हो और हम डिफरेंट गैसेस के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे तो उन गैसेस के मोलर मास का क्या इफेक्ट होगा। तो जितना गैस का मोलर मास हायर होगा उतना ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, स्पीड का नैरो होगा। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन इनमें से सबसे कम मास का है, उसके बाद है हीलियम हायर मास का, उसके बाद हायर मास का है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइडर से आप देखोगे कि नैरो आ रहा है। तो जितना किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम टेम्परेचर पे दूसरी गैस से हायर होगा, उतना ही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के जो कर्व होंगे वो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले गैस के लिए नैरो होते जाएंगे, और लोअर या लाइटर मास वाले गैस के लिए क्या होंगे, कंपैरेटिवली वाइडर होंगे। अब अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मोलर मास अपॉन टेम्परेचर पे। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना SO2 और ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का मास 32 यूनिट है जबकि SO2 का मास 64 यूनिट है। तो अगर देखोगे मास डबल है, तो अगर हम m/t की रेशियो निकालेंगे, अगर ऑक्सीजन का टेम्परेचर T हो और SO2 का टेम्परेचर 2T हो, तो आप देखोगे भी m/t की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी दोनों के लिए। इट मीन्स ऑक्सीजन का और SO2 का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, ऑक्सीजन का टेम्परेचर T पे और SO2 का 2T पे, वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली डिपेंड करता है किस फैक्टर पे, m/t फैक्टर पे। तो ये हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। इसमें हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और गैस के मोलर मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट है।